सैम तीन बड़े बाहुबलियों यानी शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम का पहला अक्षर है। लंबे वक्त तक इन तीनों बाहुबली का कनेक्शन ऐसा बैठा कि इन्होंने जुर्म की सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब अपराध का ये गठजोड़ खत्म हो गया है। तो सैम का खेल खत्म, शहाबुद्दीन की मौत, अतीक अहमद की हत्या और अब गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा के बाद अपराध जगत सबसे बड़ी तिगड़ी जिसका नाम सैम है वो खत्म हो गई है। एक दौर ऐसा भी था जब इन तीनों की उत्तर भारत में तूती बोलती थी। अपराध और राजनीतिक गठजोड़ वाली पावर और पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन इन्हें और खतरनाक बनाता था। सीवान के सुल्तान यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रयागराज का डॉन अतीक अहमद और बाहुबली मुख्तार अंसारी, इन तीनों को जराइम की दुनिया के सबसे बड़े किरदार कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। कभी आतंक के पर्याय रहे तीनों के एक इशारे पर अपराध की दुनिया में वारे न्यारे होते थे। तीनों ने अपने तरीके से अरबों का साम्राज्य बनाया था, लेकिन तीनों पर कानून का डंडा जब चला तो सारी की सारी माफियागिरी निकल गई। सालों से अपने जुर्म की नींव पर बनाई दहशत की इमारत ढह गई। उत्तर भारत में राज करने वाले तीनों का ठिकाना बनी जेल की काल कोठरी। जराइम की दुनिया की यह त्रिमूर्ति अब खंडित हो चुकी है। शहाबुद्दीन और अतीक मिट्टी में दफन हो चुके हैं। काल कोठरी में बंद मुख्तार सूरज की रोशनी तक नहीं देख पा रहा है। ऐसे में तिकड़ी अब धीरे धीरे दोनों ही प्रदेशों से खत्म होती जा रही है। एक तरफ जहां शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई तो वहीं अतीक अहमद की हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी पर भी सजा का ऐलान हो गया है। टूट गई अपराध की तिकड़ी, मिट्टी में मिल गई माफियागिरी। शहाबुद्दीन, अतीक और अंसारी, सैम का खेल खत्म। शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम का पहला अक्षर मिलाते बनता है सैम, यानी शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार। उत्तर भारत में कभी सैम का राज चलता था। सफेद पोश और अपराध के गठजोड़ ने इन्हें इतना ताकतवर बना दिया था कि उत्तर भारत में उनकी इजाजत के बिना पेड़ से पत्ता तक नहीं गिरता था। उनके हिसाब से पुलिस वाले काम करते थे। उनके कद के आगे कानून बौना लगता था। कभी ये सफेद पोश उत्तर भारत में आतंक का पर्याय थे। इनके एक इशारे पर अपराध की दुनिया में वारे न्यारे होते थे। तीनों ने अपने तरीके से अरबों का साम्राज्य बनाया था। अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन की तिकड़ी ऐसी थी कि जो दोनों प्रदेशों में मासूम जिंदगियों में दहशतगर्दी का रंग भरते थे।
ये तीनों मिल करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य इतनी आसानी से चला देते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिसमें ये तीनों मिल करके ही उसे अंजाम दिया करते थे। अपराध में खास तौर से हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं इन दोनों ही प्रदेशों में आम हो चुकी थी और ये तीनों ही एक दूसरे को जमकर मदद भी करते थे। अपराध की दुनिया में एक समय ऐसा था जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन की तिकड़ी सहमी जिंदगी में दहशतगर्दी का रंग भरती थी। फिर शुरू होता था प्रताड़ित कर धन संचय का खेल। अपहरण, हत्या और लूट के हैरत अंगेज कारनामे से इनकी तूती बोलती थी। इन तीनों का पाकिस्तान कनेक्शन के बीच अबू सलेम एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर संसद में पाकिस्तान कनेक्शन का स्वर भी खूब उठा था। मदद इस तरह से कि एक दूसरे के शूटर्स और गुर्गों को छिपाने में दूसरे प्रदेशों से सहायता यही दिलवाते थे और इसके साथ ही साथ किसी खास मिशन पे जब ये किसी जाते थे तब सोफिस्टिकेटेड गन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था आपस में एक दूसरे की करते रहते थे। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी एक बड़ा साम्राज्य बना करके चल रहे थे, तो वहीं बिहार में शहाबुद्दीन भी अपना कारोबार और साम्राज्य दहशतगर्दी का बड़ा करता जा रहा था। अपराध की दुनिया के स्त्री मूर्ति के अपने अपने इलाके थे, जहां एक दूसरे की मदद से अपना झंडा अपने इलाके में बुलंद रखते थे। अतीक अहमद प्रयागराज में खूंटा गाड़े हुआ था तो मुख्तार अंसारी आजमगढ़, मऊ से गाजीपुर तक अपना रंग जमाए थे। गंगा पार की बागडोर शहाबुद्दीन ने संभाल रखी थी। इनका आपसी तालमेल कई कारणों से था। इनकी विशेष जरूरत तब होती थी जब किसी खास अभियान के लिए सोफिस्टिकेटेड हथियार की जरूरत होती थी। ऐसे में एक दूसरे के लिए हथियार का जखीरा तैयार करने में ये तीनों एक दूसरे की मदद करते थे। दूसरी जरूरत इन तीनों की तब होती थी जब इन्हें स्वयं या इनके गुर्गे को कुछ दिन छिपने की जरूरत होती थी, तो उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था बगैर पुलिस को भनक लगे किया करते थे। इस त्रिमूर्ति के गठजोड़ की सबसे मजबूत कड़ी थी पाकिस्तान कनेक्शन। इस कनेक्शन का एक सूत्रधार था और वो था अबू सलेम। अबू सलेम के जरिए पाकिस्तान की फौज में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार की सप्लाई इन तक हुआ करती थी। ये हथियार तीनों एक दूसरे को सप्लाई करते थे। ऐसे में इनके दुश्मनों को मानसिक रूप से परास्त करने में प्रभावी होते थे। ऐसे में इनको सोफिस्टिकेटेड गन हर दिन की आवश्यकता बनती जा रही थी और ऐसे में अबू सलेम की एंट्री भी इस पूरी तिकड़ी में हो जाती है। अबू सलेम पाकिस्तान की सेना से सोफिस्टिकेटेड गन इनको उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाता था, जिसके बाद उन सभी गनों से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में ये सभी लग जाते थे। अपराध के साथ साथ राजनीति में भी इन तीनों का दबदबा बन गया था, जिसने इन तीनों की ताकत को 10 गुना बढ़ा दिया था। ऐसे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सैम का खेल कभी खत्म हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। अपराध की दुनिया की सबसे बड़ी तिकड़ी की पहली कड़ी तब टूटी जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। बिहार के सिवान का सुल्तान मौत के गाल में समा चुका था, जिसके साथ ही एक आतंक के युग का खात्मा हुआ। सैम में सबसे पहले एस गायब हुआ, यानी शहाबुद्दीन, जो सिवान का सुल्तान था, जिसकी मौत हो चुकी है। शहाबुद्दीन हत्या के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। बीते दिनों कोरोना काल के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन की स्वास्थ्य कारणों से जेल में ही मौत हो गई।
1 जनवरी 2021 को उसकी कोरोना से मौत हो गई। शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम रहा है। 1986 से महज 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बिहार का सबसे बड़ा माफिया और सबसे बड़ा गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं था। उसका जलवा और उसकी दहशत के कारनामे ऐसे थे कि बिहार के अलावा देश के तमाम प्रदेशों में भी उसके तमाम कारनामे दिखा करते थे। वैसे तो शहाबुद्दीन की अपराध की फहरिस्त इतनी लंबी है, उसकी कहानी बताने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। उन्नीस सौ 86 में जब 19 साल का था तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी। बाहुबली शहाबुद्दीन ने 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण और फिर हत्या करवा दी। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। शहाबुद्दीन ने एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों से अपहरण करवाया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापे मारने करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार AK-47 सेना के 9 डिवीजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सीवान के डॉन का आतंक की चर्चा पूरे देश में थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए। बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया था। बिहार की बात अगर हम करें तो सबसे पहले बिहार में राजनीति और क्राइम और अपराध से जुड़े हुए लोगों में उसकी पकड़ ऐसी थी कि आए दिन बिहार में बड़े हत्याकांड और अपहरण, हत्या से जुड़े हुए तमाम वारदातें वो आसानी से अंजाम दिया करता था। एक समय था सिवान में शहाबुद्दीन अपनी पैरेलर में सरकार चलाता था। ना कोई कानून था और ना कोई नियम। लोगों के झगड़े से निपटाने से लेकर कैसा भी फैसला हो वो शहाबुद्दीन का होता था, क्योंकि उसे राजनीतिक दबदबे ने और ताकतवर बना दिया। पच्चीस साल की उम्र में बिहार की सक्रिय राजनीति में कदम रखा। राजनीति के पिच पर शहाबुद्दीन बड़ा नाम बनकर उभरा। 1990 विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हराया। शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान का साहेब संसद तक पहुंचा। 1997 में लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई गुंडागर्दी। अपराध के साथ साथ वो बड़ा सफेद पोश भी बन गया। शहाबुद्दीन 2 बार विधायक, 3 बार सांसद बना। इसी कड़ी में एक बड़ा हत्याकांड तब सामने आया जब उसने 2 युवकों पर अपनी कोर्ट में ही तेजाब से उनको नहलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उनके गुर्गों ने उन दोनों ही लड़कों को तेजाब से नहला दिया। उन दोनों युवकों की मौत हो गई। इसका इल्जाम गया मोहम्मद शहाबुद्दीन पर। कई वर्षों तक पुलिस और राजनीति में पकड़ होने की वजह से उस पर मुकदमा तक लिखने में पुलिसिया तंत्र फेल नजर आया, लेकिन डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले में अपराध दर्ज हुआ और 16 वर्ष बाद परिवार को न्याय मिल पाया। कई चुनाव शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए लड़े या फिर लड़वाए, लेकिन जब कानून का घोड़ा उस पर चला तो अच्छे दिन बुरे दिनों में तब्दील हो गए और जेल की काल कोठरी में उसने दम तोड़ दिया। टीम न्यूज़ स्टेट।
15 अप्रैल 2023 की रात शायद ही कोई शख्स इसे भूले। इस दिन माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके साथ ही प्रयागराज में खौफ का दूसरा नाम अतीक मिट्टी में मिल गया। जुराम की दुनिया की सैम वाली टिकरी में अब ए भी हट चुका है। इन गोलियों ने यूपी के सबसे बड़े माफिया अतीक का हमेशा के लिए अंत कर दिया, जिसके साथ ही प्रयागराज में आतंक का दूसरा नाम बन चुके अतीक अहमद के खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रयागराज के चकिया में रहकर तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद अपने परिवार का खर्च इसी से चलाते थे। उनके परिवार में एक बेटा हुआ करता था जिसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, जिसकी वजह से कम उम्र में ही दौलत और शोहरत कमाने के चक्कर में उनके बेटे का क्राइम रजिस्टर बढ़ता चला गया। उनके इस बेटे का नाम था अतीक अहमद। प्रयागराज में उस दौर में चांद बाबा का नाम सबसे ज्यादा हुआ करता था। अपराध की दुनिया के इस बड़े नाम को ही अतीक ने कुचल करके आगे बढ़ने का ख्वाब देख डाला, जिसके बाद अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या कर दी। इसके बाद से ही प्रयागराज में चांद बाबा की जगह अतीक अहमद ने ले ली। पहले अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर और उसके बाद अतीक की हत्या के साथ ही जुराम की दुनिया का बड़ा नाम अतीक अब अतीत हो गया है। उमेश वाला हत्याकांड के साथ ही अतीक के पापों का घड़ा भर चुका था। अतीक के पाप का घड़ा फूटा और अब पूरा माफिया परिवार मुश्किल में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। वह अतीक मर चुका है, फिर भी उसके अपराध के सबूत आज भी लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही नई नई साजिशों का खुलासा हो रहा है। इसके बाद एक बड़े अपराध अतीक अहमद प्रयागराज के अलावा भी कई जगहों पर करता चला गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से पहले उसके भाई राजू पाल के हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। यह हत्या भी इतने बेदर्दी से की गई थी कि कई बार फायरिंग करके राजू पाल को मौत के घाट उतारा गया। राजनीति में अपनी पकड़ होने के नाते कई वर्षों तक वो जेल जाने से बचा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद ही उसके दुर्दिन भी शुरू हो गए। लिहाजा बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक सुनवाई के लिए वो उत्तर प्रदेश आया हुआ था। इसी दौरान उसकी 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी में माफिया राज अब पुराने समय की बात हो गई है, क्योंकि अब सरकार अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है। ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई भी माफियाओं की कमर तोड़ने का एक बड़ा अभियान है, जो यूपी में लगातार जारी है। टीम न्यूज़ एसटीवी। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।